नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं जीत एक बार आप सभी मित्रों का हृदय तल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतेस अकेडमी 2.0 पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बेहतर से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आज देखते हैं कि आज हमने टॉपिक में जो राजपूत के साथ में जितने भी साथ में शासक चल रहे थे उनका एक साथ मैंने टॉपिक लिया था। तो राजपूत के साथ में उसका एक सेकेंड पार्ट है जो राजपूत काल के समय साथ साथ चल रहा था। तो उसका ये सेकेंड पार्ट है। तो चलिए, जिसमें हमने आपको पूरा पहले पार्ट में क्या बताया था, बेसिक पूरा बता दिया था। ठीक, जब बेसिक बता दिया था तो बेसिक नहीं, सिर्फ ओनली एमसीक्यू करना है और 60 से 65 आपके एमसीक्यू हैं, उनको कवर करने हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और यदि चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के अपने एमसीक्यू पर। तो बात करते हैं, मैंने आपको पहले पार्ट में 35 नंबर क्वेश्चन तक कराए थे और इसके साथ में पूरा बेसिक बताया था। तो चलिए इसमें बात करते हैं। आज 35 नंबर क्वेश्चन क्या था कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मैंने आपको बताया था उड़ीसा राज्य में स्थित है, यानी विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अब यदि हम यहाँ पे बात करें 36 नंबर क्वेश्चन की, 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव मंदिर के निर्माता कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करिएगा कॉपी में। और यदि हम 36 के जवाब की बात करें यहाँ पे, तो 36 का विकल्प नंबर जो ए है, नरसिंह प्रथम, ये आपका विकल्प राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 37 कहता है अजय पाल संस्थापक है किसके? भरतपुर के, या अलवर के, या अजमेर के, या चित्तौड़गढ़ के? तो 37 की यदि हम बात करें यहाँ पे, विकल्प नंबर सी यानी अजमेर के संस्थापक हैं कौन? अजय पाल। ओके, यानी 37 का आपका विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कविराज के नाम से जाना जाता है? तो कविराज के नाम से मैंने आपको इसके पहले वाली जस्ट क्लास में ही बताया है कि किसको जानते हैं। तो ये है हमारे परमार साहब, यानी भोज परमार, यानी विकल्प नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। यानी 38 का विकल्प नंबर आपका ए सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 क्या कहता है? कहता है कि भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं, जिसके कारण इनको क्या कहते हैं? तो कविराज कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। तो देखिए इसमें बात करते हैं हम 39 की। तो 39 में यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, 39 पे यदि बात करूँ यहाँ पे, तो 39 पे जो सम्रांगण सूत्रधार है, ये भी किसकी पुस्तक है? तो ये परमार की है। ओके, और इसके बाद यदि बात करूँ यहाँ पे सरस्वती कंठाभारण, हाँ, तो ये कंठाभारण करके है, ये भी किसकी है? तो परमाल जी की है। ठीक है, और इसके साथ बात करें यहाँ पे सूत्रवृत्ति, वो भी कौन से? योग की सूत्रवृत्तियों की बात की है, तो ये भी इनकी पुस्तक है। और इसके बाद इन्होंने कुछ जो आयुर्वेद है, जो दवाओं है, उनके बारे में भी पुस्तक लिखी थी, आयुर्वेद सर्वस्व, यानी विकल्प नंबर आपका सी आपका राइट हो जाएगा, जिसमें 1 2 3 4 ये चारों पुस्तकें किसकी हैं? तो भोज परमार द्वारा रचित की गई हैं। फिर है आपके पास अगला क्वेश्चन है, कहता है कि सम्रांगण सूत्रधार का विषय है, इसमें मतलब किसका वर्णन है? तो यदि 40 की हम बात करें तो इसमें स्थापत्य शास्त्र की बात की गई है या स्थापत्य कला के बारे में थोड़ा सा दर्शाया गया है, यानी विकल्प नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो विकल्प नंबर आपका ए आपका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उसकी मृत्यु से धारा नगरी विद्या और विद्वान तीनों एक ही निराचित हो गए। अधधारा, निर्धारा, निरालंबा, सरस्वती, या फिर बोलते हैं यहाँ पे पंडिता खंडिता, सर्वे भोजराज दिगंते, यह उक्ति निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है भोजराज। ओके, तो ये भोजराज यानी परमार से ही संबंधित है, यानी विकल्प नंबर 41 का ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण दिया गया था? तो हेमचंद्र को संरक्षण किसके शासनकाल में दिया गया था? तो यदि हम 42 के आंसर की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा समझिएगा। तो सिद्धराज या जयसिंह, जिसको सिद्धराज की इसको उपाधि दी गई थी। ठीक है, और यदि बात करें यहाँ पे कुमार पाल,
दोनों से इसको संरक्षण मिला था। यानी आपका विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को क्या किया? परास्त भी किया। तो इसकी जितनी भी डिटेल है, ठीक है, अरबों का आक्रमण मैंने पूरी पहले ही वीडियो में बता दिया है, किसने कहाँ पर कैसे, 712 में किसने आक्रमण किया, 713 में कहाँ पर आक्रमण हुआ, इसके बाद किसने किया, ये सब पूरी बातें मैं बता चुका हूँ पहले के वीडियो में। तो आप जाके उसको देख सकते हैं। इसमें सिर्फ एमसीक्यू करेंगे, नहीं तो फिर एमसीक्यू हमारे हो नहीं पाएंगे। ओके, तो इसमें यदि 43 की बात करें यहाँ पे, तो ये बात कर रहे हैं यहाँ पे 43 पे किसकी? भीम द्वितीय की, जिसकी भीम द्वितीय की बात कर रहा है। तो यदि आप थोड़ा सा कुछ यदि इसका बेसिक पॉइंट समझना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि इसमें क्या हुआ, मोहम्मद गोरी जैसे बोले तो यहाँ पे जो मुस्लिम आक्रमण था उसका द्वितीय चरण में बोल सकते हैं आप, उसके दूसरे चरण में किसने आक्रमण किया? मोहम्मद गोरी ने, मोहम्मद गोरी ने। ओके, मोहम्मद गोरी ने। और इसके पहले मैंने बता चुका था कि इससे पहले किसने किया था? तो गजनबी ने किया था, ठीक है, महमूद गजनबी, ठीक, इसके पहले आया था, जिसने 17 बार कहाँ पर आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। और सोमनाथ पर जब आक्रमण किया वो समय था 16वीं बार का और 1025 का समय था। ओके, तो बात करते हैं हम इसमें किसमें? मोहम्मद गोरी की। तो ये कहाँ से आया था? तो अफगानिस्तान के गौर प्रदेश का रहने वाला व्यक्ति था ये। और ये गोमल दर्रा, थोड़ा सा माइंड को सेट रखिएगा यहीं पे, गोमल दर्रा, ओके, और खैबर दर्रा, गोमल दर्रा और खैबर दर्रा, ठीक है, जो कि बोल सकते हो आप हिंदकुश पर्वत जो पाकिस्तान व भारत के मध्य है, ठीक है, वहाँ से ये आया था और इसने आक्रमण किया 1975 में। मुल्तान, लाहौर, बहुत सारे इसने जीते। फिर आता है वो 1975 कह रहे हैं, 1175 में, ठीक है। फिर आता है 1178 का समय। किसका? 1178 का समय। 1178 में क्या हुआ कि इसने आक्रमण किया गुजरात के शासक, गुजरात के शासक बोल सकते हैं, कौन था वहाँ उस समय? तो भीम द्वितीय। जैसा कि इसका नाम भीम है तो ये भीम की ही तरीके था। इसने मोहम्मद गोरी को बहुत अच्छे से क्या किया? पटक पटक के मारा, ठीक है, और उसको वापस कर दिया। तो यहाँ मतलब जो मोहम्मद गोरी पहली बार हारा था, यानी पराजय हुई थी उसकी 1178 में, किसके द्वारा? तो भीम द्वितीय के द्वारा। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टोरी इसलिए सुनाता हूँ क्योंकि थोड़ी सी बातें रिलेट हो जाएं, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्योंकि क्वेश्चन आज के हमारे पास बहुत सारे। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? तो 44 की यदि मैं बात करूं, कहता किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया है? तो ये बात है धंगदेव की। किसकी? धंगदेव की, यानी विकल्प नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है। धंगदेव ने क्या किया? कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था। ओके, फिर नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवत है जो कुलचरियों द्वारा प्रयुक्त की जाने के कारण कुलचरी संवत कहलाता है? ओके, तो बात करें यहाँ पे शक संवत है या विक्रम संवत है या त्रैक्टुक संवत है या इनमें से कोई नहीं है। तो यदि हम यहाँ पे बात करें, आप लोगों ने सुना होगा विक्रम संवत, तो विक्रम संवत तो पहले चला था। शक संवत, तो ये कब का समय है शक संवत का? तो बताएं आपको। तो यहाँ पे जैसे मैं कुछ संवत है इनको क्लियर करता हूँ, ठीक है। जैसे कि विक्रम संवत, पहले हम क्या किसकी बात करते हैं? तो विक्रम संवत। तो किसकी बात करते हैं पहले? विक्रम संवत को, और इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो विक्रम संवत कब चालू हुआ? तो बोल सकते हो 57 BC के समय क्या हुआ? चालू हुआ। ये कब? तो 57 BC। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का समय, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि मालवा के शासक विक्रमादित्य ने, किसने? मालवा के शासक विक्रमादित्य ने, ओके, क्या किया कि मथुरा के शासक राजुक इसको क्या किया? जो कि शक संवत का था, इसको हराया, ओके। और हराने के बाद
विक्रम संवत कैलेंडर जारी किया? किसने? तो विक्रमादित्य ने। कौन, कहाँ का शासक था? तो मालवा का शासक। उम्मीद है समझ गए होंगे आप अच्छे से विक्रम संवत को। ओके, फिर बात करते हैं हम यहाँ पे शक संवत की। ओके, तो शक संवत को देखते हैं क्या है। तो शक संवत कब जारी होता है? तो ये 78 एडी की बात है। वो बीसी की बात था, ये एडी यानी एना डोमिनी। ओके, एना डोमिनी यानी 78 ईस्वी। ओके, अब यानी बात करें यहाँ पे जो शक संवत जारी करता है, कनिष्क ने अपना राज्य अभिषेक कराया था। ठीक है, कनिष्क ने क्या कराया था? राज्य अभिषेक कराया था, तब इसने कैलेंडर चालू किया था। कौन सा? शक संवत। उम्मीद है ये भी समझ गए होंगे किसने चालू किया था? कनिष्क ने। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा, जो एक कैलेंडर है जो हम लोग आज के समय यूज करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, जो जिसको चालू किया था ईसा मसीह के फादर, बोल सकते प्रोप ग्रेगोरी ने। ओके, इसमें क्या होता है कि ईसा मसीह के जन्म यानी जीरो, ईसा मसीह का क्या होता है जब जन्म होता है, मसीह का क्या होता है? जन्म होता है, यानी जीरो का समय, इसके पहले का समय बिफोर क्राइस्ट, फिर एना डोमिनी इसके बाद का समय। तब इसने क्या किया? वो कैलेंडर जारी किया जो आज के समय हम लोग चलाते हैं, जिसमें महीना होता है जनवरी, फरवरी, ये सब कैलेंडर। ये किसका चल रहा है? तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर चल रहा है, जिसके अनुसार हम लोग अपनी डेट फिक्स करते हैं। ओके, और यदि बात करें जो आज के समय ब्राह्मण यूज करते हैं, वो पंचांग यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे यदि बात करें यहाँ पे कि थोड़ा सा यदि विक्रम कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाना चाहते हैं, तो उसमें कुछ नहीं करना है, आपको 57 साल प्लस कर देना है, तो आपको क्या बन जाएगा? ग्रेगोरियन कैलेंडर बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। और यदि ग्रेगोरियन कैलेंडर से क्या करना है, विक्रम कैलेंडर में आना है, तो -57 कर दीजिए तो आ जाएगा आपको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे। अब चढ़ते हैं, तो एक थोड़ा सा और कैलेंडर यहाँ पे समझिए। एक होता है हिजरी कैलेंडर। कौन सा? हिजरी कैलेंडर। जितने भी कैलेंडर है इसी टॉपिक में हम लोग निपटा देते हैं उनको। कौन सा होता है? हिजरी कैलेंडर। हिजरी कैलेंडर क्या होता है? ये मुस्लिम लोगों द्वारा चलाया गया जो प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा? हिजरी कैलेंडर। ठीक है, जो कि किसको फॉलो करता है? तो शक संवत को फॉलो करता है। ये कौन? हिजरी कैलेंडर किसको फॉलो करता है? तो शक संवत या शक कैलेंडर को फॉलो करता है। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं, तो आपको यदि बात करें यहाँ पे कि यहाँ पे जो सी नंबर आपका विकल्प था वो राइट हो जाएगा। ये कहाँ के शासक थे? तो ये एमपी में शासक कर रहे थे। कौन? त्रैकूट। जो त्रैकूटक संवत है ये कहाँ पे था? तो एमपी में जारी हुआ, क्योंकि वहाँ के ही राजा थे यहाँ पे। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे 46 की। जो 46 की जो क्वेश्चन हमारा कहता है कि 46 कहता है किसके राज्यकाल के लक्ष्मीधर ने कल्पमुद्रुम और कृत्यकल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है 46। इसका विकल्प की बात करें तो गोविंद चंद्र की बात हो रही है या गोविंद चंद्रन की बात हो रही है। ठीक है, दो नाम इसके मिलते हैं, गोविंद चंद्र या फिर गोविंद चंद्रन। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है चंदावर का युद्ध जो कि 94 के मध्य हुआ था, तो ये किसके किसके मध्य हुआ था? तो चंदावर का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो ये जबकि कहानी है। यदि हम यहाँ पे बात करें 47 के जवाब की, तो यहाँ पे जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध होता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट है, जरा उनको समझिएगा, कैच करिएगा आप। ठीक है, तो समझते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे कहानी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे चौहान वंश की, तो थोड़ा सा सुनिएगा फास्ट। इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो थोड़ा सा अभी और सुन लीजिएगा। जैसा क्या है, चौहान वंश की स्थापना होती है। ठीक है, यह गुजरात के प्रतिहार के शासक के सामंत थे पहले, फिर उन्होंने क्या किया, अपना राजवंश स्थान मतलब क्या किया, राजवंश स्थापित किया और राजवंश बनाया। इन्होंने पहले राजधानी किसको बनाया? तो नागौर को। ओके, किसको बनाया? नागौर, राजस्थान के समय राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, अब फिर इसमें जो चौहान वंश का प्रथम शासक था वासुदेव था, जो चौहान वंश के संस्थापक माने जाते हैं, जिसने इन्होंने ही राजधानी नागौर को बनाया था। फिर इन्होंने ही दूसरी राजधानी बनाई, नागौर से ट्रांसफर कर दिया। किसने? वासुदेव ने। अजमेर ले गए। अजमेर भी कहाँ है? तो राजस्थान में। ठीक, तो ये थे चौहान वंश के प्रथम शासक। फिर इसके बाद दूसरे जो शासक आते हैं अरुड़ो राज। अरुड़ो राज,
कौन होते हैं? अरुणो राज। ठीक है, ये इन्होंने कुछ नहीं किया। इनके एक दरबारी कवि थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विग्रह राज। कौन? विग्रह राज। ठीक है, ये बोल सकते हैं वीसल देव। ठीक है, विग्रह राज वीसल देव। ठीक है, इन्होंने नाटक लिखा हरिकेली, जिसको संस्कृत में लिखा किसने? विग्रह राज ने। ठीक है, ये बोल सकते हैं चतुर्थ वीसल देव के नाम से जिनको जानते थे, इन्होंने नाटक लिखा हरकेली। ठीक है, फिर इसके बाद जो तीसरे शासक आते हैं वो बहुत दिलचस्प शासक होते हैं, जिसको आप लोगों ने पढ़ा होगा 6, 7, 8 की किताबों में, पृथ्वीराज चौहान को। ठीक है, जिनको पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम समझते हैं किसमें? पृथ्वीराज तृतीय को अच्छे से। ठीक है, तो हो सकता है कि शायद यदि इसके एमसीक्यू कुछ बचते हैं तो थोड़ा सा देखिएगा, वैसा कुछ बचेगा नहीं, करा देंगे हम उसको। ठीक है, तो इसमें पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान की बात करते हैं। पृथ्वीराज चौहान तीसरे शासक होते हैं किसके? चौहान वंश के। ये क्या करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और मालवा के शासक जो जयचंद होता है, जयचंद्र होता है। ठीक है, इनकी बहुत ही अच्छी मित्रता होती है। किसकी? पृथ्वीराज चौहान की और जयचंद्र की। ओके, बहुत ही शानदार मित्रता होती है। ये अच्छे मित्र होते हैं और इन्होंने कई एक साथ युद्ध लड़ते हैं और मिलकर जीतते भी हैं। ठीक है, जब मोहम्मद गौरी आक्रमण करने आता है तो जयचंद और पृथ्वीराज चौहान दोनों मिलकर क्या करते हैं? इसको कूचते हैं, दबा के, मतलब मारते हैं, गिरा गिरा के। ठीक है, तो तराइन का आप लोगों ने सुना होगा युद्ध। ठीक है, तराइन का युद्ध कब होता है? 1191 में। उसमें क्या होता है कि जो पृथ्वीराज चौहान है वो मोहम्मद गौरी को क्या करते हैं? दबा के मारते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करते हैं? इसको भगा देते हैं, कहते जाओ भगो यहाँ से। ठीक है, फिर 1 साल बाद क्या होता है कि जयचंद की बेटी, ओके, जिसका नाम क्या था? संयोगिता। नाम पूछा जाता है, कॉपी में नोट डाउन करिएगा, संयोगिता। संयोगिता क्या होता है कि ये पृथ्वीराज चौहान के मध्य क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है। ठीक, अब दोनों विवाह भी करना चाहते हैं, लेकिन जयचंद अपनी बेटी का विवाह पृथ्वीराज चौहान से नहीं करना चाह रहा था। ठीक है, फिर क्या होता है कि जयचंद ने अपनी बेटी के लिए स्वयंवर रखा। ठीक है, जयचंद क्या करते हैं? अपनी बेटी के लिए स्वयंवर रखते हैं। ठीक, फिर इसके बाद बात थोड़ी सी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जयचंद क्या करते हैं? अपनी बेटी के लिए स्वयंवर रखते हैं। तभी संयोगता क्या करती है? पृथ्वीराज को बताती है कि आज के टाइम में क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, मतलब, तो उसमें क्या बोलती है कि हमारे बाबूजी, ठीक है, हमारा विवाह कहीं और करने के लिए स्वयंवर रख दिए हैं। ठीक है, तो यदि आप हमको क्या करते हैं, अपनी क्या महिला मित्र को बचाना चाहते हैं या अपनी प्रेमिका को बचाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से लेकर जाइए स्वयंवर से। ठीक है, और जयचंद क्या करता है? उसमें पृथ्वीराज चौहान को इनवाइट नहीं करता है और बाकी सभी राजाओं को बुलाता है। ठीक है, तो उस समय क्या होता है? पृथ्वीराज गुस्से में होते हैं, आराम से क्या करते हैं? आते हैं और जयचंद को, वो संयुक्ता को, यानी अपनी महिला मित्र को लेकर चले जाते हैं। ठीक, अब वहाँ पे भड़क जाते हैं। कौन? तुम्हारे प्रिय बोल सकते हो, या इनको जिनको घर का वेदी लंका ढाए, जयचंद्र। ठीक है, क्या करते हैं? संयुक्ता ने पृथ्वीराज के गले में हार डालकर क्या करते हैं? चुन लिया जाता है, यानी उनका विवाह हो जाता है। ठीक है, जयचंद्र बहुत बेइज्जती होती है। सब जितने भी राजा हों उनके सामने अगर मान लो उसकी बेटी कोई ले जाए तो बेइज्जती तो होगी। पहले 2 अच्छे मित्र थे, अब क्या हुआ? उनका अलग ही रिश्ता बदलने जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। 11 के बाद द्वितीय युद्ध होता है 12 में। ठीक है, तो 12 में ही क्या करता है कि जो बदला लेने के लिए जयचंद्र क्या करता है? ये मोहम्मद गौरी से हाथ मिलाता है और पूरी जितने भी चौहान वंश की कमजोरियां होती हैं, यानी जो पृथ्वीराज की कमजोरियां होती हैं, वह सभी किसको बता देता है? तो मोहम्मद गौरी को बता देता है। ओके, अब गौरी को क्या हुआ? कमियां पता चल गई, तो जायज़ सी बात है, और इसको बताता नहीं, और इसका साथ भी देता है कौन? जयचंद्र। और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? उसको बोले तो तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को ये लोग हरा देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है, मानते हैं कि 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, किससे? मोहम्मद गौरी से। और इसके बाद
फिर चंदावर का युद्ध होता है 1 साल बाद। वहाँ पे मोहम्मद गोरी राज करता है, ये सोचता है कि अब ये जो उसका किसका कि जो ये हैं हमारे पृथ्वीराज चौहान, उनका राज किसको मिल जाएगा, तो जयचंद सोचता है मुझे मिल जाएगा। ठीक है, देखिए इनका क्या हुआ, एक तो इनकी बेटी भी विधवा हो गई, ठीक, इसके साथ में इसको राज भी नहीं मिलता है, इसको राज भी नहीं मिलता है। पृथ्वीराज चौहान को क्या करता है मोहम्मद गोरी, इसको हटा देता है और कहता है कि जब तुम अपने क्या हुए, अपने अच्छे दोस्त के नहीं हो पाए, ठीक है, तो तुम मेरे क्या हो गए। ठीक है, और इसी समय युद्ध होता है चंदावर का युद्ध 1994 में। ओके, एक बीच में 1 साल का गैप होता है, 1994 में युद्ध होता है और मोहम्मद गोरी क्या करता है, जयचंद्र को भी कायदे में ठोंकता है। ठीक है, यानी जयचंद्र को भी परास्त करता है, जो कि कन्नौज का राजा होता है। ठीक, तो ऐसे देखते हैं कि यदि अगर होता, ये लोग चाहते जयचंद कि चलिए अच्छा राजा है कौन, पृथ्वीराज चौहान, अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं, तो ये सब नहीं देखना पड़ता। लेकिन क्या करता है जयचंद, अपने ही दोस्त को मरवाता है, साथ में जो दुश्मन होता है मोहम्मद गोरी, वो इसको भी मारता है 1994 में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। फिर इसके बाद मोहम्मद गोरी गुलाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो वो बात में अलग बात है, क्योंकि वो मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है, तो वो बाद में हम बात करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नैषधेय चरित व खंडन खंड खाद के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राज कवि थे। श्री हर्ष किसके राज कवि थे, जिन्होंने क्या लिखा, नैषधेय चरितम के नाम से पुस्तकें लिखी हैं। ठीक है, तो यदि बात करें हम यहाँ पे 48 की, तो 48 के ये जयचंद्र की बात कर रहा है, उस समय थे वहाँ पे। ठीक, फिर यहाँ पे कि निम्नलिखित शहरों में से किसने लिंगराज का मंदिर अवस्थित है, भुवनेश्वर, बीजापुर, कोलकाता, ये श्रवणबेल, गोला। तो 49 का आपका जवाब आपका सही हो जाएगा यहाँ पे भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ठीक है, जहाँ पे कोणार्क का मंदिर स्थित है। फिर यहाँ पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन है इसमें 50 क्या करता है कि सुमेलित करना है इसको, और इसको चलिए मैचिंग करते हैं, क्योंकि एक साथ देखिए इसमें 4 क्वेश्चन निपटेंगे आपके। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है कल्हड़ किसकी रचना है, तो कल्हड़ की रचना है राजतरंगिणी। ओके, और बिल्हड़ किसकी है, तो विक्रमांक देव चरित करके है। ठीक, उनकी रचना है बिल्हड़ की। ठीक है, और जैनक जो पृथ्वीराज विजय रचना है, ये जैनक की है। ओके, फिर सोमदेव की बहुत ही शानदार रचना है ललित विग्रह राज, इंपॉर्टेंट है ये, इन पुस्तकों को ऐसे ही सूची बनाकर लिखिए और कॉपी में नोट डाउन करिए, यानी विकल्प नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि किस स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय युद्ध हुआ। तो ये कल मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सब कन्नौज के चक्कर में चल रहा था। ठीक है, तो कन्नौज में क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, हर्षवर्धन के बाद कोई शासक आया नहीं, तो वहाँ पे हर्षवर्धन चले गए। ठीक है, और वहाँ पे क्या हुआ, कन्नौज को सभी लोगों ने त्रिपक्षीय युद्ध में जीता। ठीक है, तो ये भी मैंने कल की क्लास में बताया था कि किसने जीता था, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि किसने सर्वप्रथम जीता था इसको। फिर क्वेश्चन है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में पहल किसने की, मतलब किसने पहल शुरू करी त्रिपक्षीय संघर्ष की। तो 52 की यदि हम बात करें यहाँ पे, तो 52 का हो जाएगा वत्सराज। ओके, क्वेश्चन है कि त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ, तो आपको मैंने कल बताया था, यानी 8वीं सदी की बात है। ओके, फिर 54 कहता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ तथा अंत किस राजवंश ने किया था। तो देखिए जो वत्सराज थे, कौन, वत्सराज, तो ये प्रतिहार वंश के शासक थे, जिन्होंने क्या किया, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल शुरू की, और लास्ट में क्या हुआ, प्रतिहार वंश ही जीता। ठीक है, किसको, कन्नौज को। तो क्वेश्चन नंबर 55 कहता है त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाला और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिणी प्रथम शक्ति कौन थे, मतलब दक्षिण भारत की प्रथम शक्ति कौन थे। तो यदि हम यहाँ पे बात करें, यानी दक्षिण भारत से किसमें त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, तो 56 का आपका यहाँ पे विकल्प सही हो जाएगा गोपाल वंश। 56 का कौन सा, गोपाल वंश। ओके, धर्मपाल कहाँ संबंधित थे, तो पश्चिम बंगाल से। गोपाल वंश कहाँ से संबंधित थे, तो दक्षिण भारत से। और यहाँ पे बात करें यहाँ पे किसकी, तो जिसकी मैंने अभी बात कर रहा था यहाँ पे, एक प्रतिहार वंश, तो ये था गुजरात का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है पाल वंश की राजधानी
क्या थी? किसकी? पाल वंश की। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इन्होंने क्या किया, भाग लिया था। तो 57 की यदि बात करें यहाँ पे तो मुंगेर, पश्चिम बंगाल में, तो वहाँ पे इसकी राजधानी थी। ठीक है, मुंगेर कह रहे हैं दक्षिण भारत में पड़ता है। ठीक है, कर्नाटक में। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? 58 क्या कहता है? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका 58 का जवाब सही हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर ए, जो दंती दुर्ग या दंती वर्मन सेकंड के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। फिर यहाँ पे बात करते हैं हम लोग 59 की। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? 59 में क्या कहता है? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? तो इन्होंने मान्यखेत को क्या किया था? राजधानी बनाई थी, जिसको मालखंड के नाम से जानते थे। पहले खंडर था, इसको फिर इन्होंने क्या किया, उसको अच्छे से मेंटेन किया, उसको मानखेत नाम दिया। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 60 कहता है किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की? तो 60 के यदि जवाब की बात करें हम यहाँ पे, तो मिहिर भोज की बात हो रही है यहाँ पे, यानी विकल्प नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर ओ के लिए बहुत ही शानदार, ये जो आज की क्लास है आर ओ के लिए बेस्ट है, आर ओ के लिए बहुत ही बेस्ट क्लास है। ओके, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो यदि हम बात करें यहाँ पे 61 की, तो 61 का आपका विकल्प सही हो जाएगा अल मसूदी। अल मसूदी ने क्या किया कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश था उसको अल गुर्जर और बोरा कहकर पुकारा। ये अल मसूदी की पुस्तक में भी इसका वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था, यानी किसके शासन काल के दौरान था? तो यानी यहाँ पे 62 की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ आपका विकल्प सही हो जाएगा महेंद्रपाल फर्स्ट। महेंद्रपाल फर्स्ट जो कि किसका शासक था? गुजरात के प्रतिहार शासक का। ठीक है, ये शासक था। अब यहाँ पे यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? 63 कहता है प्रतिहार स्वयं को किस वंश का वंशज मानते थे और जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे? ओके, तो ये लक्ष्मण की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी विकल्प नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि 750 में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाला गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें, ऑप्शन है आपके पास, बगैर संघर्ष के राजा घोषित कर दिया गया था। बी कहता है संपन्न वर्ग के लोगों ने चुना था, सामंती सरदारों ने चुना था, या उपरोक्त सभी ने चुना था। तो 64 का आपका विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी, यानी सामंतों के सरदारों ने इसको क्या किया था? चुना था। फिर है क्वेश्चन नंबर 65 कहता है किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढल ने उत्तरापथ स्वामिनी कहा है? ठीक है, तो 65 की यदि हम बात करें यहाँ पे, तो आपका विकल्प नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, यानी धर्मपाल ने कहा था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है कि 19वीं सदी में भारत में आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया? तो 66 की हम यहाँ पे बात करें तो विकल्प नंबर ए, यानी पाल वंश ने क्या किया था? रूहमा कहकर संबोधित किया था। और 67 की बात करें यहाँ पे, तो हिंदू विधि की एक विशिष्ट पुस्तक जो दाय भाग के नाम से जानी जाती है, इसके रचयिता कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यदि हम बात करें यहाँ पे 66 की किसकी है, तो जीमूत वाहन की है, जो सातवाहन से संबंधित है, जीमूत वाहन। ओके, यानी विकल्प नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि रामचरित सिर्फ रामचरित की रचना किसने की थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो 68 की यहाँ पे यदि बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ बात हो रही है संध्याकर नंदी की। ठीक है, यह नंदी भी पूछ सकता है, तो कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए रामचरित पुस्तक है। ठीक है, और रामचरितमानस तुलसीदास जी की है। ठीक है, तो ये पुस्तक याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कौन है? संध्याकर नंदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पाल वंश के पतन में भाग, मतलब कह रहा पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया किसने? तो 69 की यदि हम बात करें यहाँ पे 69 की, तो 69 में आपका जवाब सही हो जाएगा सेन वंश द्वारा। ठीक है, ये कुछ वंश है, सेन, गुट वंश। ठीक है, इनके बारे में कुछ बात कभी बीच में बात कर लेंगे इनके। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का संस्थापक की बात करें, क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें यहाँ पे, तो ये क्या थे? सामंत सेन के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने ही इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, तो ये सामंत थे, इन्होंने अपना क्या किया था? स्थापना करी थी। क्वेश्चन नंबर
71 कहता है किसने कुलीन प्रथा, कुलीनतावाद का आरंभ किया। तो आपका यहाँ पे जवाब हो जाएगा किसका, 71 का, यानी बल्लाल सेन ने इसको चालू किया था। किसके, अब 72 कहता है किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो 72 का यदि हम यहाँ पे जवाब की बात करें तो ये है बल्लाल सेन की। ओके, यानी 72 का कौन सा सही हो जाएगा, सी आपका राइट हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है, कहता है कि कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी। तो 73 की बात करें यहाँ पे तो ये लोहार वंश की राजधानी थी। ठीक है, तो ये कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा लोहार वंश क्या था, ये क्या था। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे रोकते हैं। ओके, तो आज की क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आएगा। ठीक, तो यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कल फिर से। तब तक के लिए सभी बंदों को, ये सभी दोस्तों को जय हिंद।